गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। जी हाँ, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी तथा आरबीसी के सिलेबस के आधार पर। यह सत्र 2024-25 के रूप में क्लास तैयार की जा रही है। इनके हम 2024-25 का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसके अनुसार हम पढ़ेंगे और पूरा का पूरा बोर्ड पैटर्न के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। इसे अपन आज इस क्लास में कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन 1 और 2 है, इसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। तो क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपको बता देते हैं कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें, ताकि अपने को यहाँ से जो भी मैं लिख रहा हूँ आपको स्पष्ट नज़र आ सके। और साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठें। जो बातें बताई जाती है एक एक पॉइंट को नोट करते हुए नोट्स के अनुसार पढ़ें। प्रत्येक नोट्स को आपके अपने सीक्वेंस वाइज लिखते रहें, ताकि एग्ज़ाम के समय आप आराम से रिवीजन कर सकेंगे। और यहाँ से वही कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, उसको बताया जाएगा, अलग से बताया जाएगा। आप पूरे सेशन को अटेंड करें, हर एक क्लास को देखते जाएं। आपको 100% मैथमेटिक्स के अंदर एक भी डाउट पीछे नहीं रहेगा, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं आज की क्लास के अंदर संख्याओं के बारे में पहले सामान्य जानकारी, यानी कि हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, उनको कुछ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि संख्याएं क्या क्या होती है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपने सभी ने पढ़ा है विद्यार्थियों प्राकृत संख्याओं के बारे में, और इसे कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो आपने पढ़ रखा है, वैसे सबको याद है, फिर भी एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए कि प्राकृत संख्या ने आप परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, अनंत तक। आपने कहा था बिल्कुल सर जी, हमने पढ़ रखा है 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक। यानी कि इसकी सामान्य रूप में बात करें प्राकृत संख्या की, तो साथियों प्राकृत संख्या होती है, उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो गिनने में काम आती है, या हम सामान्य रूप से गिनती में काम लेते हैं। तो गिनने योग्य जो संख्याएं हैं, गिनती योग्य जो संख्याएं हैं, उसे ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ से कोई डाउट नहीं है, प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक चलती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद देखिए अपन बात करते हैं विद्यार्थियों पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो यहाँ भी आपने पढ़ रखा है, बहुत आपको कंफर्म होगा, बहुत अच्छे से याद होगा कि ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। बिल्कुल आप कहेंगे सर जी हमने पढ़ रखा है 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 0 से शुरू होकर के जो अनंत तक चलती है उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। अब देखना, एक मैं यहाँ पर स्पेशल नोट लिख रहा हूँ जो विशेष है, इनके एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छा है और आपके नॉलेज के हिसाब से भी बहुत बेस्ट अच्छा है। यहाँ पर लिखा गया है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सत्य है या असत्य? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। आपको बताना है कथन सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ पर ये कथन सत्य है। ये कथन कैसा है? तो ये कथन है सत्य। क्यों है सत्य? हमने प्राकृत संख्या की परिभाषा पढ़ी थी जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो यहाँ देख लो, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, 4, इसी पर अनंत तक गया। तो जो प्राकृत संख्या है उस पूर्ण संख्या के समूह में आई या नहीं आई? तो आप कहेंगे बिल्कुल सभी की सभी आ रही है। तो ये तो लिखा गया है कि जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या होती है। यह कथन तो सत्य है, लेकिन अगर कथन ये लिखा हुआ था कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती है, यानी कि ऑल होल नंबर इंक्लूड इन नेचुरल नंबर, तो आप कहेंगे ये कथन असत्य है।
सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती। ये कथन क्या है? ये कथन असत्य है। क्यों है? क्योंकि प्राकृत संख्या के अंदर ये 0 शामिल नहीं है, जबकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल है। तो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। तो दो बातें आपको यहाँ से क्लियर हो गई, प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या के अंदर। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, देखिए अगला पॉइंट अपना वो है पूर्णांक संख्या, जिसे अपन कहते हैं इंटीजर नंबर। बहुत ही अच्छा फैक्ट है, बताइए कमेंट में बताइए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या होती है सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या का समूह, या अपन इसको कह सकते हैं ऐसे अपनी भाषा में कि माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं। तो ये आपको पता चल गया पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं होती है कि माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की संख्याएं, यानी कि जो नेगेटिव नंबर है, जो पॉजिटिव नंबर है, जो 0 है, उन सभी को हम सामूहिक रूप से या पूरी जो समूह बनता है इन सबको कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। यहाँ पर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट के रूप में कुछ बातें लिख लेते हैं। तो नोट के रूप में हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको पूछेगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल ये कथन सही बात है। दूसरा आपको पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। तो ये भी बात क्या है? सही है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं न तो प्राकृत होती है न ही पूर्ण होती है। सभी पूर्णांक संख्याओं की बात करें कि सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत होती है तो गलत है। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण होती है तो भी गलत है, क्योंकि नेगेटिव नंबर प्राकृत में भी नहीं है और नेगेटिव नंबर पूर्ण में भी नहीं है। लेकिन ये दोनों कथन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्णांक होती है। इनकी ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूड इन इंटीजर नंबर और ऑल होल नंबर इंक्लूड इन इंटीजर नंबर। तो ये आपको दोनों कथन सत्य है। इसके बाद देखिए अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट है अपना सम संख्या। ये तो आपने पढ़ रखा है, फिर भी मैंने एक रिवीजन के रूप में लिया है। इसे हम कहते हैं इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो आपने सबने पढ़ा था कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक, अपनी भाषा में कहते हैं 2 का भाग पूरा पूरा जाए। इकाई अंक 2 का भाग किस में जाएगा? तो इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यानी कि जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसे अपन कहते हैं सम संख्या। तो इकाई अंक जिस संख्याओं में इकाई अंक ये नंबर है, इनमें से कोई भी एक नंबर है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या है या नंबर है तो सम संख्या है, या अन्यथा वो नहीं है। अपनी भाषा में अपन कह सकते हैं कि जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो, 2 से पूरी पूरी विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जिसके 2 के जोड़े पूरे पूरे बन जाए, 2 से पूरी पूरी विभाजित हो। आगे बात समझ में सम संख्या की। जैसे ऑप्शन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं कोई भी आप। जैसे लिख दिया आपने 24, ये सम संख्या है। जैसे आपने लिख दिया 3358, ये भी एक सम संख्या है। जैसे आपने लिख दिया 3676, ये भी एक सम संख्या है। तो जिस संख्याओं के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। आपने सबको पढ़ रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना टॉपिक है जो है विषम संख्या, ओड नंबर कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। विषम संख्या की बात करें तो जिस संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, यानी कि इसकी पहचान है विषम संख्या की
कि जिस संख्या का इकाई अंक, पहचान ध्यान होगी तब तुरंत बताएंगे सम्यक विषम। तो जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो विषम संख्या है। अन्यथा अगर इनके अलावा कोई अंक आएगा तो सम संख्या में आ जाएगा। अब विषम संख्या की बात करें तो इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, यानी कि 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो उसे कहते हैं विषम संख्या। आगे बात समझ में, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 231, 3577, 1001, तो ये सारी की सारी ऐसे कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो सभी की सभी जो संख्याएं होती है ये विषम संख्याओं के अंदर आती है। तो विषम संख्या की पहचान आपको आनी चाहिए कि विषम संख्या की पहचान क्या है। तो इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई होगा तो विषम संख्या होगी, और 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होगा तो सम संख्या होगी। इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में आपने फैक्ट जाना। इसके बाद देखिए अगला अपना आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिटिव नंबर, यानी कि भाज्य संख्या की बात करें तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि जैसे कोई भी नंबर लिखा है तो उसमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। क्या इसकी बात क्या होगी? कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाए। ऐसी संख्या जिसमें, 1 मिनट थोड़ा सा ही लिख देते हैं, 3 संख्याओं का, कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने ऑप्शन लिखा पहला 4 में आप कहेंगे सर जी इसमें 1 का भाग जाता है, इसमें 2 का भी भाग जाता है और इसमें 4 का भी भाग जाता है। तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 कैसी संख्या है? तो यहाँ 1 मिनट बता देते हैं आपको। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। 4 से छोटी है 3, 2, 1 और 2, ये तीनों ही भाज्य संख्या में नहीं आएगी। तो आपको पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या और लिखी 24, आप कहेंगे सर जी 24 में तो 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, और आप कहेंगे सर जिसमें तो 12 का भी जाता है और 24 का भी जाता है। तो मैंने कहा कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, इससे अधिक कितना भी जा सकता है। इनकी 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो आपको पता चल गया कि जिस संख्या में कम से कम 3 या 3 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो है 4। आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट है अपना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो अभाज्य संख्या इसे कहते हैं अपन प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा की बात करें इसके अंदर तो देखिए विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा अपने पढ़ते हैं, ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए।
अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की बात करते हैं तो ऐसी संख्या जिसके अंदर या तो एक का भाग जाए या स्वयं यानी कि खुद का भाग जाए, सेल्फ, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा सबसे पहले 2, तो 2 में आप बात करेंगे तो 2 में 1 का भाग जाएगा, 2 में 2 का भाग जाएगा। फिर मैंने लिखा आपके सामने 3, तो आप कहेंगे सर इसमें 1 और 3 का भाग जाता है। फिर मैंने आपके सामने लिखा 5, तो आप कहेंगे इसमें 1 और 5 का भाग जाता है, यानी 1 और 5 के पाड़े में आती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने अगली संख्या लिखी 7, तो आप कहेंगे इसमें 1 और 7 का भाग जाता है। नेक्स्ट, फिर आप कहेंगे सर जी 9, लेकिन देखना 9 भाज्य नहीं, अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 में 1 का भाग जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है, 9 में 9 का भाग जाता है। तो देखो यहाँ 1 और खुद के अलावा भाग नहीं जाना चाहिए, यहाँ 3 का भाग चला गया, ये खुद थोड़ी है, तो ये अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। 7 के बाद में नेक्स्ट अपना लिखेंगे 11, 11 के बाद में अगली संख्या लिखेंगे 13, 13 के बाद में 17। आई बात समझ में? तो जिसके अंदर खुद का भाग जाए, 1 का भाग जाए, बाकी किसी का भाग नहीं जाए, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। आप आराम से चेक कर सकते हैं, कोई भी संख्या लिखी हो आप उसमें देखोगे खुद और एक के अलावा किसी का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर भाग जा रहा है तो उसको कह दो अभाज्य, सॉरी भाज्य। अगर खुद का 1 का भाग जाए, बाकी किसी का ही भाग नहीं जाए, तो हो जाएगी अभाज्य, यानी प्राइम नंबर। भाग जाए तो भाज्य संख्या और भाग नहीं जाए तो अभाज्य संख्या, यानी कि जिसके खुद और 1 के अलावा टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा उसके अपने घुमा फिरा की बात नहीं करें, तो सीधी सी बात यही है कि 1 और खुद का भाग जाए, बाकी किसी का भाग नहीं जाए। पहचान पता है तो आप कोई भी संख्या की पता लगा सकते हैं कि भाज्य है या अभाज्य। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं अपन परिमेय संख्या, जिसे अपन कहते हैं रेशनल नंबर। तो इसकी परिभाषा आपने पढ़ी थी, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में या P/Q के फॉर्म में रूप में लिख सकें, उसे कहते हैं अपन परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर 2-3 शर्तें हैं, वो ध्यान रखनी है। P/Q के रूप में लिखने से परिमेय संख्या नहीं बनेगी, उसमें जांच करनी पड़ेगी। परिमेय संख्या की पहचान है कि जांच करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पहली शर्त है कि इस Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी शर्त यहाँ है कि जो P और Q है, P व Q पूर्णांक, इनकी इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। P और Q कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। तीसरी शर्त यहाँ है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। मतलब P और Q में से कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस ऊपर बट्टे में अलग है, नीचे अलग लिखा है, कॉमन आ गया तो फिर नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और इन P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 होना चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, देखो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ मैंने लिखा 3/7। तो आप देखो 3 और 7 ठीक है, क्या बटे में 0 है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर 7 है। क्या इन दोनों 3 और 7 में से कोई कॉमन आ रहा है? किसका भाग जा रहा है 3 और 7? ऐसा कोई पहाड़ा है कि जिसमें 3 और 7 दोनों आए? तो आप कहेंगे सर जी ऐसा सिर्फ 1 का ही पहाड़ा है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो इस संख्या को कहते हैं हम परिमेय संख्या। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2/4। अब 2/4 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 2 और 4, पहले तो 0 तो नहीं है, लेकिन 2 और 4 में कॉमन आ रहा है 2, ये कट रही है 2 के पहाड़े से। अब आ गया 1/2, तो 2/4 नहीं 1/2 लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपको लिखा हुआ आ जाए, जैसे लिखा है सीधा सीधा लिख दिया कि क्या 3 परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल 3 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3/1, और इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, दोनों पूर्णांक संख्याएं। तो अगर सीधा नंबर लिखा है, बटे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे लिख दिया 5 परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल 5 को 5/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा और पहचान आपको पता चल गई कि ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकें,
जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। P और Q का उमेनिस्ट यानी कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगला अपना है टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्या। साथ देखो विद्यार्थियों, बेसिक बातें थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे तो आगे प्रश्नावली में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बेसिक यही है, इसके बाद में कोई बेसिक नहीं है, फिर रेगुलर कंटिन्यू अपन पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या होती है ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं होता है। अब मैं बता देता हूँ आपके सामने, 1 मिनट। जिसका पूरा वर्गमूल नहीं होता है, जैसे मैंने लिखा √2, क्या आप √2 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। फिर मैंने लिखा √3, इसका वर्गमूल बता सकते हैं? तो आप कहेंगे इसका पॉइंटर में आएगा लेकिन फिक्स नहीं, पूरा नहीं है। फिर लिखा √5, तो आप कहेंगे इसका भी नहीं है। तो जिसका पूरा वर्गमूल नहीं होता है, या अपन कह सकते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे या अपन कह सकते हैं कि जो भाग कभी समाप्त नहीं होता है, पॉइंटों के बाद चलता ही रहता है, भाग समाप्त नहीं हो, तो वो भी कैसा होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे आपने देखा होगा, आपने एक बुक के अंदर एग्जाम्पल आ रखे हैं कि 3.57865 ऐसे कुछ आते रहते हैं। तो ये कंटिन्यू आगे भाग चल रहा है, मतलब ये कभी भाग समाप्त नहीं होगा, तो ये भाग अपरिमेय संख्या का होगा। जो भाग समाप्त हो जाएगा वो परिमेय संख्या का होगा। आगे पढ़ेंगे अपने प्रश्नावली में शांत प्रसार, अशांत प्रसार, आवर्ती, अनावर्ती, तो उसके बारे में ये फैक्ट काम आएगा। अपने को केवल परिभाषा पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अपन बात करते हैं आगे वास्तविक संख्या, जो अपना वास्तविक संख्या का चैप्टर है अभी शुरू होने जा रहा है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर की परिभाषा है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह। परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का समूह, इसे कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी कि जो सारी की सारी संख्या हमने पढ़ी अभी तक, वो सब के सब किस में आएगी? वास्तविक संख्या में। अब देखिए अपन शुरू करते हैं अपना एक प्रश्नावली का टॉपिक है। पहला टॉपिक है अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय क्या है? तो ये प्रमेय, इस प्रमेय का कथन है कि किसी भी अभाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, इस कथन को आप ज़्यादा, प्रमेय को ज़्यादा ये नहीं समझें, हार्ड एंड फास्ट नहीं समझें। ये बहुत ही आसान प्रमेय है। इसमें लिखा है कि कोई भी भाज्य संख्या है, उस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी भाज्य संख्या लिखी है उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 14, तो 14 एक भाज्य संख्या है, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 7। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 7 क्या है? अभाज्य संख्या। और 14 कैसी थी? भाज्य संख्या। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यही है आधारभूत अंक गणितीय प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आगे बात समझ में? यानी किसी भी कंपोजिटिव नंबर को हम प्राइम नंबर के रूप, फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब अपन शुरू करते हैं। इसे देखिए, ये जो टॉपिक अपना है प्रमेय, इसे अपन एलसीएम ज्ञात करेंगे।
अपन HCF ज्ञात करेंगे, वही है इस प्रमेय का बेसिक है, उस प्रमेय की भाषा है, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन LCM और HCF के रहेंगे। तो अब देखिए अपना आज का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस इस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर, यानी कि आपको जो संख्याएं दी हुई है उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने और उसको उसके रूप में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ना पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट लिखा है, पहला भाग लिखा है 140। तो देखिए आपने पढ़ रखा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ बेसिक बातें ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार आपको 2 के भाग का, 2 की भाजकता का नियम, 3 की भाजकता का नियम, 5 की भाजकता का नियम, 7 की भाजकता का नियम, 11 की भाजकता का नियम, 13 की भाजकता का नियम। ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता है तो अच्छी बात है। अगर आप किसी को जानना है तो एक बार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसके आधार पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। एक बार थोड़ा सा जो मैंने लिखा है साइड में इसको साफ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्नों को हल। बहुत ही आसान है। 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो 140 को हम ऐसे लिखेंगे, 140 ये कॉलम बनाएंगे इस प्रकार से। सबसे पहले अपन चेक करेंगे अभाज्य संख्याओं के अंदर 2 का भाग। सबसे पहले अभाज्य संख्या है, छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 का नियम चेक करेंगे। 2 का भाग जाता है जिसके अंदर इकाई अंक 0 होता है। तो यहाँ देखो इकाई अंक 0 है, मतलब 2 का भाग जाएगा। अब किसी विद्यार्थी को 2 का भाग नहीं करना आता है 140 में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 140 में 2 का भाग दे दो, भाग जाएगा। पहले 1 अंक लिया तो 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो लेंगे 2 अंक, तो बन गई 14। 14 में 2 का भाग जाता है, 2 का पाड़ा बोलो, 14 है तब तक, तो 2 साते 14, 2 7 जा 14। तो 14 घटाएंगे इसमें से, तो 14 में से 14 गए तो बच गया 0। शेष नेक्स्ट अंक लिखा 0, और 0 में 2 का भाग नहीं जाता है, 0 में 2 का भाग जाता नहीं है क्योंकि 0 संख्या है, और 1 सिर्फ 0 बार ही जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 0, और यहाँ 0 माइनस 0 करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ पर अपने को पता चल गया कि 140 में 2 का भाग दिया तो भाग गया 70 बार। कितनी बार गया, 70 बार। वैसे देखो 2 के भाग के अंदर आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 2 के भाग की बात करें तो 2 के भाग का मतलब है उस संख्या का आधा कर दो, उस संख्या का आधा कर दो। और फिर देखो 70 में 2 का भाग फिर जा रहा है, बिल्कुल आप कहेंगे 70 में 2 का भाग जा रहा है, तो 70 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा कितनी बार, हो जाएगा 35 बार। अब आधे विद्यार्थी कह रहे हैं 35 कैसे, तो मुझे पता था 70 का आधा 35 होता है। अगर नहीं पता है तो आप ऐसे भाग कर दो, 70 के अंदर 2 का, और 7 में 2 का भाग दिया तो भाग गया 3 बार, 3 दूनी 6, 7 में से 6 कम कर दिया तो बच गया 1। नेक्स्ट ये 0 यहाँ उतार दिया तो बन गया 10, 10 में 2 का भाग जाता है 5 बार, और 5 दूनी 10, 10 में से 10 गया 0। तो 70 में 2 का भाग कितनी बार गया, 35 बार गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अगला बात करते हैं 35 के अंदर। अब 35 में क्या 2 का भाग जाता है क्या, तो आप कहेंगे सर 35 में तो 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि इकाई अंक 5 आ गया, और ये विषम संख्या है, और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है पूरा, और पॉइंट में हमें लेना नहीं है। और 35 में 2 का नहीं जाता तो फिर 3 का नियम चेक करो। 3 का नियम होता है, 3 का नियम है कि जो अंक दिए हैं उन अंकों को जोड़ दो, अंकों को जोड़ो। अगर अंकों को जोड़ने पर वो 3 के पाड़े में आता है, यानी कि 3 का गुण जाता है तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 35, यहाँ क्या संख्या लिखी है 35 आया अपने पास। 35 के अंक क्या है, तो 3 + 5। 3 + 5 कितने होते हैं, 8। क्या 8 3 के पाड़े में आते हैं क्या, आप कहेंगे सर जी 8 तो 3 के पाड़े में नहीं आते, तो इससे 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाएगा तो फिर नेक्स्ट आपको चेक करना है 5 का नियम। 5 का नियम होता है जिसका इकाई अंक 05 हो। इकाई अंक क्या हो,
इकाई अंक 0 या 5 हो। तो यहाँ कहेंगे सर जी यहाँ इकाई अंक 5 है, इसमें 5 का भाग जाएगा। और 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 का पाड़ा बोल दो तो 7 पंजे 35, 5 7 35, 5 7 35 होता है। तो बिल्कुल आप कहेंगे सही है। फिर 7 में 7 का 7 में 7 का भाग एक बार जाता है। तो आपने जो मैंने रफ कार्य किया पास में ये नियम लिखे हैं, ये वैसे लिखवा दूंगा मैं आपको। अगर आपके नहीं है पता तो कमेंट करके बता देना, पूरे भाजक तक नियम बता देंगे, 2 से लेकर के 15-20 तक के। चलिए तो अपन ने पढ़ लिया। अब देखो 140 के क्या क्या टुकड़े हुए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये लिख सकते हैं। और जब मैंने आपने पढ़ रखा है छोटी क्लास के अंदर की सेम संख्या रिपीट होती है गुणे में, तो जितनी बार है उसके ऊपर घात लिख देते हैं। तो ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इनकी 2 की घात 2, इन 2 बार है, फिर 5 एक बार ये और 7 एक बार ये। तो ये इसका आंसर हो गया 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड का रूप। क्लियर है। इसी प्रकार अपने पास में लिखना है 156 का, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। अब बहुत आसान है। तो आप लिखेंगे पहले ऐसे 156, ये लाइन सीधी कर देते हैं, 1 मिनट। एक 156 में सबसे पहले 2 का भाग, तो 2 का भाग देंगे, देखो 7, 1 बच गया 8, 78 बार। फिर 2 का भाग दिया गया यहाँ पर 3, 1 बच गया 9, 39 बार। फिर दिया 3 का भाग, तो यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 3, 13 बार। फिर दिया 13 का भाग, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, 13 में 13 का ही भाग, बाकी किसी का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ आ गया 1। तो कुल मिला के देखा गया अपने इस पास में, तो इसके आंसर आ गया 2 गुणा 3 गुणा 13। तो हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 की पावर 2 × 3 × 13। ये इसका आ गया आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, बहुत स्पष्ट आराम से समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या क्या टुकड़े करते हैं। चलिए अपन ने आज क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे, तो आज कुछ बातें सीखी है। वैसे देखो ये 2-3 क्वेश्चन है, आप होमवर्क के रूप में करेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इन क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपके आज होमवर्क के तौर पर रहेंगे। इनको आप सॉल्व करना, जो मैंने समझी बातें उनके अनुसार। अगर नहीं होता है तो अपन कल डिस्कस करेंगे और आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे कल। तब तक नेक्स्ट पार्ट देखें आप, वीडियो नंबर 2। तब तक जय हिंद, जय भारत। आगे का कंसेप्ट 2 में मिलेगा। थैंक यू सो मच।